ठीक है, देखो कह रहा है कि a large square container with a thin transparent vertical wall and filled with the water 4/3, इसके अंदर 4/3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, kept in horizontal table. A student hold a thin straight wire vertically inside the water 12 cm from one of its corners, as shown in systematic in the figure. Looking at the wire from this corner, इस कॉर्नर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वायर को इस तरीके से रखा गया. Another is looking at this wire from this corner. Another student hold a thin straight wire vertically inside the water 12 from the one of its corner. ठीक है, as shown in this figure. Looking at wire from this corner, इस corner से जब देखते हो, another student see two images of the wire. ये another students क्यों आ गया? Locate symmetrically on the each side of the site as shown. ये दो इमेज दिखाई दे रहा है यहां से देखने पर. The separation between these images is, ठीक है, तो फिर एक रेस जो होगी ना, एक रेस सीधे ऐसे जाएगी ऐसे, तो वो अनडिवाइडेड जाएगी. अनडिवाइडेड क्यों जाएगी? वो भी नहीं जाएगी अनडिवाइडेड. ये जो क्वेश्चन है पैरेक्सियल रेस के लिए, तो पैरेक्सियल रेस के लिए ना ये फार्मूला तुम प्लेन सरफेस, ये सरफेस है मतलब एक रेज ऐसे जाएगी इस तरीके से, फिर डेविएट होके ऐसे जाएगी, और जब ये रेज इसके एकदम पास में होगी ना, जब ये रेज इसके एकदम पास में होगी तो इसके आंख पे जाएगी. एक और चीज, और तो फिर इस सरफेस से इमेज बनेगा, इस सरफेस से इमेज बनेगा, और दूसरा जो इमेज बनेगा ये वाला इमेज, वो इससे जो रेज जाएगी वो जब इसके आंख पड़ेगी तब बनेगा. तो सब पैरेक्सियल रेज जैसा है, ये पूरा क्वेश्चन ही पैरेक्सियल रेज जैसा है. मतलब अपने आंख को ना हल्का सा ऊपर करेगा तो फिर इस सरफेस से इमेज दिखेगी, हल्का सा आंख को नीचे करेगा तो तुम्हें इस सरफेस से इमेज दिखेगी. तो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे? देखो ये लेंथ कितना है, 12 के बराबर है, ये लेंथ निकालेंगे. ये लेंथ कितना है, इसका जब आगे बढ़ाओगे ऐसे तो ये एंगल तो 45 डिग्री है, ये एंगल 45 है, ये 12 है, तो ये क्या बनेगा 12 का साइन 45. दिस इज 12 साइन 45 एंड 12 साइन 45 इज 6√2. 12 साइन 45 1/√2 देन 6√2. ये डिस्टेंस वो दिया थोड़ी 45 है, मतलब ये दिखा स्क्वायर है. तो सर ये कहाँ लिखा है कि एंगल बाइसेक्टर है उसका लाइन ऑफ साइट स्क्वायर का? अरे यार तो अजीब हो, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दोगे तो ये एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 45 नहीं बनेगा जब ये 90 है तो. यस यस यस. तो ये बन गया 6√2. आप लगाएंगे इस सरफेस के लिए अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला, अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, अपर एंड डेप्थ. तो अगर ये h है तो इधर से देखने के बाद जो अपर एंड डेप्थ आएगा इस सरफेस से दूरी आएगी, इस सरफेस दूरी बनेगी h/μ के बराबर. तो h डैश बनेगा h/μ. h है 6√2 अपॉन म्यू है 4/3. ये 4/3 है, डिवाइड कर दो तो 3 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 9/√2 बनेगा. दिस डिस्टेंस 9/√2. ठीक है, लेकिन ये जो दूरी आएगी वो इस सरफेस से आएगी, इस सरफेस से दूरी आएगी, इस सरफेस से इतना डिस्टेंस है. अब मुझे पता करना है कि इधर से कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा. तो ये पूरे में से ये 6√2 है ना, इसमें से तुम इस दूरी को घटा दोगे, मतलब h अपरेंट की दूरी घटा दोगे. तो अगर मैं इस डॉट को ऐसे दिखाऊं, ये वाला, ये डॉट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो जो इमेज का डॉट होगा वो यहाँ बनेगा, और इसकी ये जो दूरी आएगी दिस इज
6√2 माइनस 9/√2, ये वैल्यू आएगी 12 में से 9, 3/√2 आएगी। दिस वन इज 3/√2, ठीक है, 3/√2 आ जाएगा। अब देखो ये भी एंगल 45 डिग्री आएगा। क्यों 45 आएगा? ये 90 है, अगर ये 45 है तो भी 45 आएगा। तो कोई पूछे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो ये जो 3/√2 है ना, उसका साइन 45 होगा ये डिस्टेंस। साइन 45 मतलब 3/√2 का साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, देन वैल्यू इज 3/2। तो ये डिस्टेंस 3/2 है। तो सिमेट्रिकली ये जो इस सरफेस से जो इमेज बना है, ये वाला इमेज, इसकी जो दूरी आएगी ये भी इतनी आएगी। पूछा था इसकी 20 की दूरी बताए, तो आंसर हो जाएगा 3/2 का डबल। आंसर इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर, यस सर। अच्छा सर यही वाला। नहीं, इस क्वेश्चन का मैं वीडियो तुम्हें अभी शेयर कर दे रहा हूँ, तुम देख लेना अभी तुरंत शेयर। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन स्फेरिकल कैपेसिटर we have two concentric spherical cell. The inner one had Q and outer one have carrying minus Q charge. If inner cell is placed from the center without touching outer cell, the capacitance is. A spherical capacitors, we have two concentric cells. Inner one carrying a charge Q and outer one carry a charge minus Q. If inner cell is displaced from center without touching the outer cell, आउटर सेल को बिना टच किए हुए इसको इधर उधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग को ना ये चेक करना पड़ेगा कि देखो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है। इसको क्यू चार्ज दो, इसको क्यू चार्ज दो, इसको माइनस क्यू चार्ज दो, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकालो और यहाँ का पोटेंशियल निकालो, दोनों को घटा दो। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पे चेंज आ रहा है तो कैपेसिटेंस चेंज करेगा। कैपेसिटेंस का डिफिनीशन होता है Q/V। Q तो वही है, अगर इसके सरफेस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है तो असर पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके लिए मैंने एक थिक कंडक्टर बनाया। देखो, और एक मैंने ऐसे बना लिया। अब देखो, अगर तुमने इसके बाहरी सरफेस पे क्यू दिया है तो यहां पाएगा माइनस क्यू, ऊपर आएगा प्लस क्यू, तो ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा। इस माइनस क्यू के साथ ये जब प्लस क्यू ऊपर आएगा तो चार्ज 0 कर देगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाले सरफेस, अच्छा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, उसका असर इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू से नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कैविटी है, एक कैविटी ये, एक कैविटी ये, एक कैविटी ये। हर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के सरफेस के चार्ज से आता है। मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि चार्ज नहीं है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ इस प्लस क्यू माइनस क्यू, बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा क्योंकि इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब बाहर वाले सरफेस का, ये जो सरफेस है ये 1 है, तो सरफेस 1 का पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। सरफेस 1 का पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, तो 1 का पोटेंशियल 0 है, 1 का पोटेंशियल तो हमेशा 0 है। अब इस स्फीयर को तुम यहां पर रखो तो चाहे कहीं भी शिफ्ट करो, कहीं भी शिफ्ट करो, बाहर वाले का पोटेंशियल तो हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा।
ये सरफेस 2 है। सरफेस 2 का पोटेंशियल अगर चेंज होगा तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो अगर तुमने इसको हटा दिया है, मान लो यहाँ पे है, तो अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, इसका ये आउटर सरफेस चार्ज सही नहीं है, रुको अभी। अब हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म, ये भी रहेगा नॉन यूनिफॉर्म। देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसको डिस्प्लेस्ड नहीं बोलना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए था रिमूव कर दिया गया, रिमूव, हटा दिया गया अंदर वाले सेल को। तो जो कैपेसिटेंस आएगा ये अगर ऐसा होता, ऐसा होता तो कैपेसिटेंस क्या होता, 4πε AB अपान A माइनस B। और अगर 2 हटा दोगे तो बन जाएगा आइसोलेटेड ऐसे रेडियस का, तो कैपेसिटेंस आएगा 4πε। अब पता करना है कि C1 ज़्यादा है कि C2 ज़्यादा है, तो मैं इसमें से B कॉमन निकाल लिया, तो बनेगा 4πε, B कॉमन निकालोगे बनेगा A अपान B माइनस 1। अब देखो अगर A की वैल्यू B से ज़्यादा है तो ये 1 से है, तो ये देखो B से ज़्यादा है, इसका मतलब वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है, डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ A B से कितना ज़्यादा है। तो अगर A B से बहुत ज़्यादा होगा तो ये पूरी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2 से भी ज़्यादा हो जाएगी, 3 से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू अगर 2 से भी ज़्यादा हो गया, 1 से भी ज़्यादा हो गया, तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो इससे घट जाएगी ना, घट गई मतलब फाइनल घट गई, ये वैल्यू घट गई मतलब ये ज़्यादा है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। और अगर A की वैल्यू B के कंपेरेबल है, इस तरीके से था कि A अपान B 1 से ज़्यादा हो बट 2 से ज़्यादा ना हो, A अपान B 1 से ज़्यादा हो बट 2 से ज़्यादा ना हो, तो ये पूरी वैल्यू 1 से कम आ गई, 1 से कम आ गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये बढ़ गई ना, C2 बढ़ गई, मतलब ये ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसका मतलब घट गई वैल्यू। तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रेशियो ऑफ A अपान B। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 सेकेंड, a soap film is formed at a vertical equilateral triangle form frame ABC। ये फ्रेम ABC है, साइड BC कैन मूव वर्टिकल मूव कर रहा है, एम विद द मास ऑफ रॉड BC एंड टी द सरफेस टेंशन, मार्क द करेक्ट, द लेंथ ऑफ BC इन इक्विलिब्रियम इज, कुछ नहीं करना, फोर्थ सरफेस के पैरेलल होता है, ये जो सरफेस है ना, ये जो फिल्म सरफेस है इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका लेंथ मान लो इसका लेंथ L है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, सरफेस टेंशन, ये बनेगा सरफेस टेंशन T इंटू 2L बनेगा, और इस पूरे का वेट mg किधर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा, तो फोर्स ऊपर T इंटू 2L और mg नीचे, इक्विलिब्रियम पे दोनों बैलेंस होंगे, तो T इंटू 2L बराबर क्या कर दो, mg कर दो, इससे L क्या आएगा, दिस इज mg अपान 2T, ये पार्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ BC, गलत है, द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। तो जैसे ही इस रॉड को तुम ऊपर को फेंकोगे, रॉड को जैसे तुम ऊपर को लेके जाओगे, हल्का सा dx का डिस्प्लेसमेंट दोगे, dx का, सरफेस टेंशन घट जाएगा, फोर्स, क्योंकि L घट गया ना, लेंथ घट गया, यहाँ पे जब लेंथ घट गया और mg तभी भी वही है, तो जैसे इसको ऊपर को करके छोड़ोगे mg ज़्यादा है, हो गया अब, तो फिर नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम पा गया, लेकिन यहाँ पे आते आते वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी की वजह से वो नीचे जाएगा, तो लेंथ बढ़ गया,
तो सरफेस टेंशन का फोर्स बढ़ गया, mg कम हो गया, फिर वो नीचे आएगी, तो ऐसे ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ जब मैं इसको ऊपर की ओर लेकर गया। तो नेट फोर्स तुमने क्या लिखा था, नेट फोर्स लिखा था T इंटू 2L माइनस mg। इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, df को df, तो आएगा T इंटू 2 इंटू DL बनेगा, ये mg का डिफरेंस 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब तुम ऊपर को डिस्प्लेस कर रहे हो, अच्छा एक माइनस एन मैं इस ले रहा हूं, जब ऊपर को डिस्प्लेस करोगे तो mg ज्यादा हो गया ना, तो mg में से इसको घटाओगे, भाई ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हो तो mg ज्यादा और सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर होता है ना, तो mg माइनस दिस, माइनस साइन लगा दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर दिया है और नेट फोर्स नीचे आ रहा है, तो डिफरेंशियल पे बन गया। अब हमको dl निकालना पड़ेगा, लेकिन ये dl dx के टर्म में निकालना पड़ेगा, dl को dx के टर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि f बराबर kx में x डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला, अब इस ट्रायंगल में ये लेंथ है और dx ये लेंथ है, तो dl कितना कम हुआ, तो देखो अगर इस ट्रायंगल को तुम ऐसे बनाते हो, ये dx ये l था मान लो, अगर उसको dx डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे लेकर आए, तो अगर ये dx है तो l कितना कम हुआ, पहले लेंथ इतना था ना, अब लेंथ इतना हो गया, मतलब ये लेंथ dl यहाँ भी आएगा और dl यहाँ भी आएगा, dl ये भी है और dl ये भी है, तो देखो नहीं ये dl/2 बनेगा भाई, टोटल लेंथ में जो कमी आ रही है वो dl है ना, इसका मतलब यहाँ पे dl/2 कमी होगा, यहाँ पे dl/2 कमी, तभी तो l की कमी होगी। तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ, ये 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री बराबर dx अपॉन dl/2, और tan 60 √3 होता है, तो यहाँ से dl की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज √3/2 इंटू, सॉरी यहाँ से dl इधर भेजोगे तो ये बनेगा 2/√3 इंटू dx, उठा के तुम यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -t, और 2 से ये 2:2 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, एंड dx/√3। अच्छा ये फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मास से डिवाइड कर दो, ये बन गया a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया 2π/t, 2π/t, और ओमेगा यही है ना, अंडर रूट कर दो तो अंडर रूट ऑफ 4t अपॉन m√3 बनेगा, तो m के साथ √3 लगा होना चाहिए, तो समझ सकते हो आंसर क्या है, दिस वन इज आंसर, सी पार्ट इज आंसर। इसके बाद नीचे ये क्वेश्चन है, यही नोवा, द एफिशिएंसी यार अभी मैं क्लास में हूँ, ये कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल इज 20%, इस साइकिल की एफिशिएंसी 20% है, अनदर थर्मोडायनामिक साइकिल 1341, तो ये 1 2 3 1 की एफिशिएंसी 20 है और इसकी एफिशिएंसी 10% है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस 1 2 3 4 1, गैस इज अज्यूम्ड टू बी आइडियल, फिर इतना ही नॉर्मल सेट। तो देखो ये जो प्रोसेस है पीवी डायग्राम है, इस प्रोसेस में तुमने हिट दिया, इस प्रोसेस से तुमने हिट दिया है मान लो, इसमें भी तुमने हिट दिया होगा, ठीक है, और अब ये जो प्रोसेस है 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें यहां से हीट बाहर निकला होगा,
तो अब इस साइकिल के लिए 1 2 3 4 के लिए मान लिया इधर हीट आया, इधर हीट आया और इधर हीट बाहर निकला। अब 1 3 4 1 के लिए 1 3 4 1 के लिए इधर से हीट को बाहर निकाल लो, लेट्स इधर से बाहर निकालो, क्या फर्क पड़ता है। इसको Q1, इसको Q2, इसको मैंने Q3 बोल दिया, इसको Q4, इसको मैंने Q5 बोल दिया, Q5 बोल दिया। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी जो पहला एफिशिएंसी 20% वाला है, इसको लिखो 0.2 इज इक्वल टू वर्डन क्या होगा, ये हीट आ रहा है और ये जा रहा है, तो वर्डन क्या होगा Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस प्लस Q3 Q2 माइनस Q3, ये वर्डन होगा, एंड डिवाइड बाई Q1 प्लस Q1 Q2 प्लस क्या Q। होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस साइकिल में एफिशिएंसी कितना है, 10% है, तो 0.1 बराबर इधर से हीट आ रहा है, इधर दोनों जा रहा है, ये होगा Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डिवाइड बाई Q3, ये बनेगा। अब पूरे साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, पूरे साइकिल की एफिशिएंसी होगी, पूरे साइकिल की एफिशिएंसी Q1 प्लस Q2 में से ये घटा दो, तो जो एफिशिएंसी आनी चाहिए दैट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q4 प्लस Q5 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 1 माइनस Q4 प्लस Q5 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। अब ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो एक काम करो, यहां से अच्छा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 है, अच्छा इसमें कहीं भी Q1 प्लस Q2 नहीं है, तो Q1 प्लस Q2 को तुम एक नया वेरिएबल मान लो, x मान लो, इसको x मान लो, इसको तुम x मान लो, Q1 प्लस Q2 को x मान लो, वेट करना, Q1 प्लस Q2 को x मान लो, तो ये बन जाएगा, कायदे से को इस इक्वेशन लिख सकते हो 1 माइनस Q3 अपन x, 1 माइनस Q3 अपन x, तो 1 माइनस Q3 अपन x बन जाएगा। और इस फार्मूले में x आ जाएगा। अब Q4 और Q5 को तुम y मान लो, Q4 Q5 को y मान लो, तो ये बन जाएगा y, ऐसे बनेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस y बाई 3, 1 माइनस y बाई 3, 1 माइनस y बाई 3, y बाई Q3 बनेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा, ये जो इक्वेशन में लिखा था, ये जो इक्वेशन बनेगा ये y बन जाएगा। अब y अपान x की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो आ जाएगा ना y अपान x की वैल्यू, देखो, हेलो, यस सर। आ जाएगा ना, यहां से क्या करो Q3 निकालो, तो इसको इधर भेज दो ना, ये आ जाएगा क्या, Q3 अपान x की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजो तो ये बनेगा 0.8, और इसको इधर भेजो तो y अपान Q3 की वैल्यू क्या आएगी, y अपान Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.9, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो Q3 से Q3 कट जाएगा, y अपान x आ जाएगा, y अपान x की वैल्यू हो जाएगी, ये 0.8 इंटू 0.9 0.72 होता है ना, 0.72 आ जाएगा, इसको उठा के तुम यहाँ इस फार्मूले में रख दो, यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ईटा बराबर 1 माइनस 0.72, दिस वैल्यू इज 0. कितना आएगा, 28 आएगा ना, हेलो, यस सर, यस सर। तो 0.28 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 0.07 आ गया, अब परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा 7, ठीक है।